नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। अपने प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब एक के बाद एक चीज़ों पे गौर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो कानून सम्मत होती जाएँ, जो इस तरीके से चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। अब उन्होंने गोदी मीडिया की नकेल कसने के बारे में की तरफ कदम बढ़ाया है। नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं उनका नियंत्रण और नियमन करता है, उससे उन्होंने पूछा है कि अगर कोई ऐसा कार्यक्रम जिसकी शिकायत होती है, तो आप उस पे लाख रुपए जुर्माना करके ही क्यों छोड़ देते हैं? जुर्माना आपने कब से नहीं बढ़ाया? क्योंकि किसी ऐसे कार्यक्रम से जिससे अमूमन जिसकी शिकायत होती है उससे बहुत रुपए जो जो काफ़ी उससे धन अर्जित किया जाता है और वो 1 लाख रुपए का जुर्माना दे कर के और फिर उसी तरीके के कार्यक्रम बनाए जाने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि क्यों ना उस जिस तरीके का जो शिकायत आती है, तो क्यों ना उस कार्यक्रम से जो जितना धन अर्जित किया गया है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है जुर्माने के तौर पे लिया जाए, ऐसा उन्होंने नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन से पूछा है। अब बात को आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड जान लें तो बेहतर होगा। मीडिया एक ऐसी संस्था है जिसको अंग्रेज़ हिंदुस्तान में लेकर के आए। उसके पहले राजाओं के ढिढोंची होते थे, जो केवल राजा की सूचना जनता को पहुँचाते थे और जनता की आवाज़ के लिए जासूस नियुक्त किए जाते थे, जो राजा को बताते थे और उसके बाद राजा जो चाहता था, वो सोच हो होता था। मीडिया यानी मध्यस्थ, मध्यस्थ यानी सरकार और जनता के बीच का मध्यस्थ। ये मीडिया का जो आज का स्वरूप है, इसको लेकर के अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए। यानी मीडिया भी जो है, वो एक ऐसी संस्था है, जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान में लेकर के आए और स्वतंत्र भारत अंग्रेज़ों के ज़माने में तो मीडिया की भूमिका अलग थी कि वो भारत स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था, तो उस समय उसकी भूमिका अलग थी। बाद में जब भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद चेक और बैलेंस सिस्टम के तहत न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के रूप में 3 संस्थाएँ संविधान के हिसाब से खड़ी की गईं, तो उनके ऊपर एक तरीके से उनके माध्यम से जनता की आवाज़ सरकार तक भी पहुँचे और ये पूरा सिस्टम चलता रहे इस तरीके से ये मान के चलिए कि इन तीनों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए मीडिया नाम की संस्था बनाई गई। इसीलिए आमतौर पे मीडिया को कभी-कभी चौथा खंभा भी कहते हैं। हालाँकि उसकी कोई मतलब कोई उसकी संवैधानिक भूमिका नहीं है इस सेंस में कि वो संविधान ने उसको चौथे खंभे की भूमिका नहीं दी है, जनता ने उसको चौथे खंभे की भूमिका दी है। ये सिलसिला शुरू हुआ और लंबे समय तक ये ठीक-ठाक चला भी। जब तक अखबार था तब तक प्रेस काउंसिल हुआ करती थी, प्रेस काउंसिल खैर अभी भी है और वो कुल मिला के उसने ठीक-ठाक काम किया। सिस्टम बिगड़ना शुरू हुआ जब तमाम तरीके के चैनल्स आ गए और वो एक तरीके से उन सारे के सारे चैनलों का जो लाइसेंस होता है वो गृह मंत्रालय देता है, इसलिए सभी मतलब सरकारों में कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय चैनल्स होते हैं, उन पे उनका थोड़ा बहुत नियंत्रण जो था वो सरकारों का उन पे चैनल्स पे होता था। इस चीज़ को अपने प्रधान सेवक साहब ने भाँपा और उन्होंने अपने आने के पहले जब वो आने के पहले, तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जगह बनाई, तरह-तरह की भ्रामक खबरें जो है, भ्रामक प्रचार वो कट पेस्ट के माध्यम से और फ़ोटोशॉप के माध्यम से मार्केट में फैलाए गए। और उसके बाद जब वो उनकी सरकार आई, तो उन्होंने एक तरीके से पूरा का पूरा जो नेशनल मीडिया था, जिसको आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, उसको हाईजैक कर लिया। बड़े-बड़े तमाम घरानों को उन्होंने लाखों करोड़ों के विज्ञापन देकर के हज़ारों करोड़ के एक तरीके से उनको अपना दास बना लिया। अब वो मीडिया जो था क्योंकि आजकल ज़्यादातर चैनल्स ही देखे जाते हैं, अखबार तो खैर अभी भी अखबार भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन चैनलों की पहुँच और पकड़ व्यापक है। तो वो चैनल एक तरीके से सत्ता के भोंपू बन के रह गए और वो जो सत्ता चाहती थी वही करने लगे। अब उसमें जो जैसा मैंने बताया कि मीडिया की जो भूमिका थी मध्यस्थ की, वो भूमिका मध्यस्थ की भूमिका से हट करके वो खाल-खुदा का मुल्क बादशाह का के लिहाज से सत्ता का भोंपू बन करके रह गया। ये आजकल सभी जान रहे हैं, इसमें कोई बहुत बताने की ज़रूरत नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि जनता की जो आवाज़ थी वो पूरी तरीके से दब के रह गई। वो एक अलग बात है कि आजकल जो यूट्यूब के माध्यम से तमाम चैनल्स आ गए हैं, उसके चलते वो जो मेन मीडिया था वो अब एक उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रह गया है। सारी बातें यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आ ही जाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी जो मेन मीडिया वो प्रभावी तो है ही और काफ़ी हद तक भी प्रभावी, ऐसा नहीं है। अब वो मीडिया पूरी तरीके से सरकार के शिकंजे में है। उससे 2-3 स्तर पे फ़र्क पड़ता है। एक तो जनता की आवाज़ सामने नहीं आ पाती। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार के जो ऐसे फैसले हैं जो जनता के हित में नहीं है या एक तरीके से जनता के को जानबूझ करके अहित करने के लिए किए गए हैं, ये सब सारे फैसले जो है जनता वाले लोगों के सामने नहीं आ पाते।
और इसको नकल इस पे नकेल के लिए जो नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, वो एक तरीके से इनेफेक्टिव हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा कि भई आपने ये जो जुर्माने की रकम है, ये कब से नहीं बढ़ाई है? इसको आप कब तक 1 लाख रुपए लेंगे? जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 1 लाख रुपए दे कर के तो सारे के सारे चैनल्स वैसे ही प्रोग्राम बनाते ही रहेंगे जो जो सत्ता के हित में होंगे। क्योंकि उनको सत्ता से विज्ञापन मिल रहा है और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों से विज्ञापन मिल रहा है। तो इसलिए आप ये तय करिए कि उस आमदनी से जिसको लेकर के जिस शिकायत मिली है और उस कार्यक्रम को जिसको लेके शिकायत मिली है और उससे जो भी आमदनी होता है उसका एक बड़ा भाग क्यों ना जुर्माने के तौर पे दिया जाए, ऐसा उन्होंने उनसे पूछा है। अब इसमें एक टेक्निकल पहलू भी आता है जिस पे भी विचार कर लेना चाहिए। टेक्निकल पहलू ये आता है कि नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो है उसका एक तरीके से डायरेक्टर जो है ज़्यादातर बड़े-बड़े चैनलों के मालिक और डायरेक्टर ही हैं, इसलिए वो अपने ही चैनल्स के खिलाफ क्यों जाकर के कार्रवाई करेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अभी कल 15 अगस्त को जो भाषण दिया अपने चंद्रचूड़ साहब ने, वो एक तरीके से उसमें उन्होंने इशारा किया कि पूरी की पूरी पूरी जो एक तरीके से जो संस्थाएँ हैं, उन सारी की सारी संस्थाओं को संविधान के दायरे में ही रह कर के काम करना चाहिए और संविधान के दायरे से अगर वो बाहर जाती हैं, तो कहीं न कहीं उनका नियमन और नियंत्रण हमें करना ही पड़ेगा। उसके चलते उन्होंने ये बात अभी नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन से भी पूछी कि आप जो है ऐसे ये बताइए कि ये क्या आप जुर्माने की राशि कब तक बढ़ावेंगे? और क्यों ना जैसा वो है कि किसी ऐसे कार्यक्रम से जिसकी शिकायत हुई हो, उसकी जो भी आमदनी है, उसका बड़ा हिस्सा जो है शिकायत होने पे उसका जुर्माने के तौर पे वसूला जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बतानी चाहिए कि ये है कि अ, कुल मिलाकर के जो नेशनल मीडिया एक तरीके से इसको जिसको मुख्य धारा मीडिया कहते हैं, वो तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो ही चुका है और उसको नियंत्रण और नियमन करने में काफ़ी समय भी लगेगा, ये भी सच बात है। लेकिन ये भी उतना ही अच्छी बात है जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उससे, तो कहीं न कहीं जो है वो उसके नियमन के लिए एक पहल शुरू होगी, जो पहल कालांतर में राष्ट्र के हित के लिए उचित होगी। क्योंकि सरकार ने तो पूरी तरीके से जो नेशनल मीडिया है उसको गोदी मीडिया में कन्वर्ट कर दिया है, वो तो अच्छा है कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो एक तरीके से उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी नेशनल मीडिया का एक एक अहम रोल दैनंदिन क्या नाम है गवर्नेंस में और ख़ास तौर से चुनाव के मद्देनज़र इम्पोर्टेंट तो है ही। अगर मीडिया सरकारोन्मुखी हो गया है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है चुनाव को जीतना सरकार के लिए कंपैरेटिवली बेहतर और आसान हो जाता है। ये आजकल के उसमें देखा जा रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पहल की है, ये पहल काबिल-ए-तारीफ़ है और इससे कुछ हो ना हो किस हद तक ये जाती है पहल ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार एक तरीके से मीडिया के साथ खड़ी हुई है और जैसे-जैसे कोर्ट मीडिया के नियमन की बात करेगा, सरकार उसके बचाव में आगे आवेगी। जैसा वो कई मामलों में दिखा चुकी है कि कोर्ट जब कोई फैसला लेता है, तो सरकार उस फैसले को पलटने के लिए सामने आ जाती है। जैसे अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में भी हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उसको पलटने के लिए सरकार बिल लेकर के आ गई राज्यसभा में। लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल की है, तो ये अच्छी बात है और इस पहल का कहीं न कहीं फ़र्क सामने पड़ेगा, आएगा और मीडिया जो है वो एक तरीके से उतना निरंकुश और वो नहीं रह जाएगा जितना वो हो गया है और काफ़ी कुछ तो उसकी हालाँकि धार जैसा मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ने ही कमज़ोर कर दी है, लेकिन फिर भी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब को इस पहल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें अगर संविधान के अनुरूप ही रहें तो और अच्छी बात है, जैसा उन्होंने अपने कल के भाषण में कहा, चीज़ें संविधान के मुताबिक ही चलनी चाहिए, यही इस देश के हित में है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।